जय हिंद सभी को। शुरू करते हैं साइंस की क्लास, जिसमें आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। और आप लोग ध्यान रखना, जो भी एमसीक्यू कराए जा रहे हैं उसके जो टॉपिक से रिलेटेड भी आपको क्या है, पूरी जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। जो भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू विद ऑप्शन, और उसके साथ जो जो टॉपिक के साथ ये जो क्वेश्चन रहा है उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्या है, हर टॉपिक और हर क्वेश्चन के साथ क्या क्लियर किए जा रहे हैं। तो आप साथ साथ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोग उसको नोट कर सकें, और साथ में अपने जो अलग एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो भी आप उसके साथ शेयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस की पहले जो क्वेश्चन है वो है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब है भाई कंट्रोल करता है। आंतरिक गतिविधियों की अगर बात करते हैं तो जो भी कुछ ऐसी क्रिया है जो शरीर में, ठीक है ना, जैसे आंखों का झपकना है या कुछ और, जैसे अपनी जो ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड की अगर बात करें, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियों की अगर बात करें, तो उनको जो कंट्रोल करता है। अपने शरीर में जो दिमाग है उसके पास तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से होते हैं। एक अगर मान के चलिएगा, एक होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। एक होता है सेरिबलम। क्या होता है? सेरिबलम। ठीक है। एक होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है ना, ओब्लागेटा। ये तीन होते हैं। इसमें एक का काम है कि जो अपने आप होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको संतुलित करना। एक ऐसी है जैसे आप लोग याद करते हो, सोचते हो, हंसते हो, बोलते हो, जो फील होता है। एक हिस्सा दिमाग का ऐसा है जो उन चीजों को क्या करता है, कवर करता है। समझ में आई बात है? शरीर के अंदर अपने पास एक जो दिमाग है वही पूरे शरीर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। आपसे यह पूछा जाता है कि दिमाग में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, जो और जो अभिक्रियाएं हैं उनको कौन कंट्रोल करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यहां पर ऑप्शन ए में दे रखा है मेडुला ओब्लागेटा, दूसरा है खोपड़ी, तीसरा है मस्तिष्क, और उसके बाद है सेरिबलम। अगर हम बात करते हैं आंतरिक अंगों की, ठीक है ना, तो सेरिबलम आंतरिक अंगों को कंट्रोल नहीं करता। सेरिबलम का काम है, जैसे मैं खड़ा हूं, अभी मैं संतुलन में खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी संकीर्ण जगह पे चलने लग रहा हूं, किसी पतली जगह पे चलने, तो मैं वहां पर भी अच्छे से चल पाऊंगा, साइकिल को भी बैलेंस कर पा रहा हूं। मतलब जो बैलेंस वगैरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन सा हिस्सा करता है, सेरिबलम करता है। तो यहां पर जो क्लियर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, मेडुला ओब्लागेटा। अब ये कहां होता है, शरीर के अंदर जो अपने दिमाग की जो रीढ़ वाली हड्डी है, रीढ़ की हड्डी और दिमाग के बीच में एक हिस्सा है। समझे? कहां पर भाई? रीढ़ की हड्डी और दिमाग के बीच में एक पीछे छोटा सा हिस्सा है, जिसको क्या बोला जाता है, मेडुला ओब्लागेटा बोला जाता है। वो जो जितने भी अपनी तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, तो उनके बीच में ये एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। तो अगर आप ये मानो कि शरीर के आंतरिक जितना भी जो काम होने लग रहा है, डाइजेशन मान लो, कुछ भी आंतरिक आप लोग समझ सकते हो उस चीज को, तो वो सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, मेडुला ओब्लागेटा के द्वारा। उसी के बाद यहां पर एक सेरिब्रम है और एक क्या है, सेरिबलम है। तो यहां पर जो सेरिब्रम लिखा हुआ है, सेरिब्रम, ये होता है शरीर का बड़ा हिस्सा। ठीक है ना, सबसे बड़ा हिस्सा किसका, दिमाग का। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, मस्तिष्क। तो ये पूरा बोला ही बोला जाता है। बाकी यहां पर ऑप्शन में मस्तिष्क को काट के अगर मैं लिखता हूं सेरिब्रम, क्या लिखता हूं, सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है शरीर जो दिमाग का अगला हिस्सा होता है ना, उसको सेरिब्रम बोला जाता है। नहीं समझे? देखो भाई, आपके पास एक दिमाग है, उस दिमाग के पास कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा मेडुला ओब्लिगेटा है जो किस चीज को जोड़ने लग रहा है, रीढ़ की हड्डी और दिमाग को जोड़ने लग रहा है, बस याद रखिएगा। उसके बाद शरीर के एक आगे का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है सेरिब्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन सा, सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है, और सेरिबलम की बोले तो ये छोटा हिस्सा है। दिमाग का कौन सा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। ये दो हिस्से के आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटा हिस्सा। समझ में आया प्रश्न? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा संग्रहित होती है। वसा का मतलब होता है कि जो जहां पर वसा स्टोर हो सकती है। आप खुद बताइएगा, जब एक आदमी के अंदर मोटापा आता है तो आपको उसके शरीर का कौन कौन सा हिस्सा मोटा लगता है। एक तो आपको गर्दन लगेगी, गर्दन लगेगी, ठीक है ना, उसका ये जो पेट का जो ये हिस्सा है ये लगेगा, उसकी थाई है ये लगेगी। समझ में आया? तो ये जो हिस्से होते हैं वो ज्यादा मोटा पाता है। उसकी ये जो जांग है ये भी मतलब मोटी, यानी कि उसका क्या है, फूलने लगता है।
तो इसका मतलब यहां पर कौन से ऊतक है, हिंदी वाले आराम से इसको याद कर सकते हैं। शरीर में जो वसा इकट्ठी होती है, शरीर में जो वसा क्या होती है, इकट्ठी होती है, वो कहां पर होती है, तो हमारे जिनको बोलते हैं वसा ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसा ऊतक कहां कहां होते हैं, ये मान के चलो। जो भी आपको ऐसा लगता है, जो भी आदमी के अंदर मोटापा आता है और आपको लगता है कि यार इसके पांव ये हिस्सा कभी मोटा देखा है, पांव के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा नहीं देखा, लेकिन इससे ऊपर वाला हिस्सा देखा है, ये वाला हिस्सा देखा है, ठीक है ना। यहां फिर भी थोड़ा बहुत यानी कि हम मान के चल सकते हैं कम फैट होती है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो मोटा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वसा ऊतक। वहां पर क्या होते हैं, वसा ऊतक। यहां पर एक कनेक्टिंग टिश्यू आ रखा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था कि खून जो होता है, रक्त जो होता है, वो एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब वो पूरी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कुछ समझ में आया, चलिएगा। उसके बाद मांसपेशियां आ रखी हैं, तो मांसपेशियों की संख्या कल कितनी बताई थी, 639 बताई थी। कितनी बताई थी, 639, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने नर्वस सिस्टम से भी एक क्वेश्चन पढ़ रखा है कि दिमाग की जो तंत्रिका तंत्र है उनको दोबारा बनने में बहुत टाइम मतलब वो बनती ही नहीं है। दिमाग की जो तंत्रिका तंत्र है, तो किसकी कोशिकाएं जल्दी बनती हैं, यकृत की कोशिकाएं क्या बनती हैं, जल्दी बनती हैं। लेकिन दिमाग पे इसीलिए आपको हेलमेट पहनाया जाता है, क्योंकि उनको पता है अगर दिमाग पर चोट लगी तो दोबारा से वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है ना। शरीर के अगर किसी और अंग पर लगी तो ठीक है, वो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि वहां की जो कोशिकाएं हैं वो दोबारा से बन सकती हैं। क्लियर है, शाबाश। अगला देखिएगा, घरेलू मक्खी से कौन सा रोग फैलता है, ऑप्शन ए टाइफाइड, टेटनस, अतिसार या कैंसर। अभी आप इसको एक्सक्लूड करके बताओ, मान के चलो आपको ये आंसर नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ये सोच के चलिएगा कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या अतिसार हो सकता है, हो सकता है, चलो मान लू मैं ये भी हो सकता है। उसके बाद कैंसर नहीं हो सकता, टेटनस नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अब आपको यहां पर कंफ्यूजन है अतिसार और टाइफाइड, तो घरेलू मक्खी जो होती है ना, जैसे अतिसार का मतलब होता है पेचिस, लूज मोशन की अगर बात करें, लेकिन वो क्या है कि कुछ गलत खाने पीने से जो छोटी आंत बड़ी आंत है वो अपनी फंक्शनिंग कम कर देती है। बाकी अगर हम टाइफाइड की बात करें तो वो कौन फैलाता है, घरेलू मक्खी। टाइफाइड जो रोग होता है वो कौन फैलाता है, घरेलू मक्खी, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा शाबाश। क्या है, लोकजा निम्नलिखित में से किस बीमारी का अंतिम चरण है। लोकजा का मतलब होता है कि आपके शरीर में ऐंठन आ जाना। ऐंठन आने का मतलब अगर कोई हाथ है, जबड़ा है, वो टाइट ही रहना, मतलब बंद ना होना, चालू ना होना, यहां पर दर्द होना, तो ये लोकजा की बीमारी है। ये किस बीमारी का अंतिम चरण है, स्टेज होती है ना। जैसे कई बार पूछा जाता है कि यार इस बंदे की तो कैंसर पहली स्टेज में, तो अगर इलाज करवा लेते तो ठीक है, बट अब तो लास्ट स्टेज है, होता है। इसी प्रकार लोकजा जो है किस बीमारी का अंतिम चरण है, तो यहां पर टाइफाइड है, टेटनस है, डायरिया और कैंसर है। तो ये जो है टेटनस का अंतिम चरण है। किसका भाई, टेटनस का। टेटनस कैसे होती है, कई बार बोला जाता है कि लोहा लगने से कौन सी बीमारी होती है, टेटनस होती है, ठीक है ना। और टेटनस की अगर बात करें तो ये किससे फैलने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से। किससे फैलने वाली है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। तो जो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है टेटनस, उसका अंतिम चरण क्या है, लोकजा है। समझे, लोकजा का मतलब है शरीर में ऐंठन आ जाना। बस थोड़ा अपने दिमाग को इतना हल्की सी लैंग्वेज में याद रख लेना। और किस बीमारी का अंतिम चरण है, टेटनस का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं। आपका हाथ किसी ने, मान लो आपके हाथ पे किसी ने हल्की सी कोई गर्म चीज लगा दी, आपको नहीं पता, आप आगे देखने लग रहे हो, लेकिन आपके हाथ पे किसी ने गर्म चीज लगा दी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, एकदम से बगैर कुछ देखे आप रिएक्शन करोगे ना। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। किसी ने आपके पांव पे हल्का सा मान लिया, कोई कांटा चुभो दिया, तो एकदम से आप ऐसे करोगे, तो ये क्या होती है, क्या आपको ये कोई क्रियाएं होने से पहले क्या आपको पता चलता है कि होने वाली है, लेकिन रिएक्शन फिर भी आप इतना फास्टली करते हो ना। तो वो क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आपकी जो बैकबोन है ना, इसके अंदर से बहुत सारी तंत्रिकाओं का जाल गया हुआ है, ठीक है ना, उनको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा या मेरुदंड के द्वारा। किसके द्वारा, मेरुदंड के द्वारा। प्रतिक्रिया समझ गए ना। तो वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है,
दिमाग के पास सिग्नल नहीं पहुंच पाता इतनी जल्दी, तो उससे पहले वो क्या हो जाती हैं, रिएक्शन कर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प भाग जो परागकण के दौरान परागकण प्राप्त करता है, एक होता है पुष्प केसर, ठीक है, एक होता है वर्तिकागर। वर्तिकागर मतलब कोई भी अगर मैं फूल का हिस्सा अगर मानूं तो उसके अंदर एक ऐसे हिस्सा होता है, एक ऐसे हिस्सा, इस पे क्या होते हैं, परागकण चिपके रहते हैं, जिसे नए फूल का क्या होता है, नए फल का उत्पादन होता है। तो पुष्प का वह भाग जो परागकण कौन लेके आता है, मधुमक्खियां वगैरह वगैरह, इनके पांव पे चिपक के वो दूसरे फूल पर बैठती हैं। तो इसमें किसके दौरान परागकण प्राप्त करने वाला कौन सा हिस्सा होता है, पंखड़ी तो हो नहीं सकती, ठीक है, पुष्प केसर से तो वो लेके ही आता है, ठीक है ना, और इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो बचा कौन है, स्टिग्मा या वर्तिकागर। क्या बोलता है, वर्तिकागर, इसको वर्तिकागर बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, जो परागकणों को क्या करता है, अपने अंदर मतलब चिपकाता है। और ये नीचे होती है ओवरी, क्या होती है, ओवरी। वो परागकण धीरे धीरे कहां चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं। अब ओवरी से भी फूल या फल जो है उसका निर्माण कैसे होता है, तो कई बार फल के बारे में पूछा जाता है, सत्य फल किसको कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। बट आपके आर्मी में इतना पूछा जाएगा कि ये परागकण कहां पर कौन रिसीव करता है, तो कौन करता है भाई, वर्तिकागर करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शुगर गिव्स एनर्जी मोस्ट रिपीडली, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चीनी सबसे अधिक आसानी से ऊर्जा देती है। आसानी से ऊर्जा देने का मतलब है कि हमने कंज्यूम किया, हमने लिया और एनर्जी में बदल गया। तो यहां पर है ग्लूकोज, सेलुलोज, विटामिन या सभी। तो विटामिन तो एनर्जी देते नहीं, विटामिन एनर्जी नहीं देते, तो विटामिन करते क्या है, रोगों से बचाते हैं। क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं। सेलुलोज हम पचा सकते नहीं, सेलुलोज हम नहीं पचा सकते, किसमें होता है, पेड़ पौधों में, किसमें होता है, पेड़ पौधों में। उसके बाद में सभी में बचा कौन, फिर अकेला कौन बचा, ग्लूकोज वाला। कई बार क्या होता है, ऑप्शन जब आता है ना, तो आप लोग उसको अगर नहीं भी पता तो ये सोच के चलिएगा कि उसमें से हम निकाल क्या क्या सकते हैं। मान लिया एक भी ऑप्शन अगर आपने काट दिया तो उसमें से आपके जो ठीक होने की परसेंटेज है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है डाइजेस्ट होकर किस में बदलने लगता है, ऊर्जा में। किस में बदलने लगता है, ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है ना। और कई बार इससे प्रश्न यह भी पूछा जाता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की लिस्ट पढ़ते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कई चीजें आती हैं। जैसे आपने पढ़ा था ग्लूकोज, क्या पढ़ा था, ग्लूकोज। फिर क्या पढ़ा था, फ्रुक्टोज। क्या पढ़ा था, फ्रुक्टोज। फिर पढ़ा था माल्टोज, सेलुलोज मान लो अभी तो, सेलुलोज। और क्या पढ़ा था, काइटिन। काइटिन ये मान के चलिएगा, मैं 3 से ही समझा दूंगा। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बोला जाता है मोनोसैकेराइड। क्या बोला जाता है, मोनोसैकेराइड, इसलिए कि वो एक ही चीज के प्रकार के अणुओं से बना है, मतलब वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो एक ही प्रक्रिया में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करता हूं तो इनको बोला जाता है डाइसैकेराइड। क्या बोला जाता है, डाई का मतलब 2 होता है, डाई का मतलब क्या होता है, इसको प्रोसेस या डाइजेस्ट होने में 2 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले खाना, फिर ग्लूकोज में बदलना और फिर एनर्जी में बदलना। ग्लूकोज डायरेक्ट किस में बदलेगा, फ्रुक्टोज पहले किस में बदलेगा, फिर किस में बदलेगा, तो इनको बोला जाता है डाइसैकेराइड, मतलब 2 प्रोसेस से गुजरा। और फिर तीसरा है सेलुलोज, फिर सेलुलोज और काइटिन, इसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। क्या बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब है ये एक से ज्यादा प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, मतलब ये डाइजेस्ट होने में क्या लेंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम लेंगे। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है या काइटिन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड कौन सा है, तो ग्लूकोज है। क्लियर है, लिख रहे हो ना साथ साथ में, कॉपी पेन तो चल नहीं रहा। उसके बाद में है भाई, एक पौधा जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है। एक पौधा जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है। पौधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहां पर एक तो दे रखा है फर्न्स, गाजर, गुलाब, बंबू। इसमें से एक ऐसा पौधा है जो बीजाणु, मतलब वहां पर फूल नहीं लगते, उसके क्या नहीं लगते, फूल नहीं लगते, ठीक है। उनके कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, उनके क्या होती हैं, कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये होते हैं भाई वह पौधा जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है, उस पौधे को क्या बोला जाता है, फर्न्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्न्स। जैसे आपने एलगी देखी है, एलगी देखी है, और राजस्थान में एक वो होता है कांटे वाला पौधा, क्या किसे बोलते हैं, क्या फूल होते हैं क्या उसके,
नहीं होते ना, तो वो कांटे जैसी संरचना होती है, तो वो किसके द्वारा पैदा होते हैं? वो वही फंस के द्वारा, मतलब वो फंस बोले जाते हैं, वो किसके द्वारा पैदा होते हैं? बीजाणुओं के द्वारा। बस आप याद रखना कि उनको क्या बोला जाता है? फंस बोला जाता है। अगला भाई, एक संपादन योग्य भूमिगत तना है। आपसे यह पूछा जाएगा कि गन्ना क्या है? गन्ना तना है। गन्ना क्या है? तना है। गन्ने का तना खाया जाता है। तो यहां पर पूछा गया है कि भूमिगत तना कौन सा है इसमें? तो गन्ना तो भूमि से ऊपर है। आम एक फल है, आम एक फल है, तो बचा कौन है? जिंजर बचा। क्या बचा? अदरक बचा। ठीक है ना? जैसे प्याज है, प्याज भी क्या खाया जाता है? तना है। प्याज क्या है? भूमिगत तना है। प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज क्या है? तना है। और अगर मूली की बात की जाए, रेडिश, जड़ है। मूली क्या है? जड़ है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। प्याज क्या है? तना। मूली क्या है? जड़ है। अदरक क्या है? तना है। क्लियर? अगला देखिएगा, जड़ 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 जड़, वो भी तना, आलू तना। ठीक है ना? मूंगफली जड़। उसके बाद में ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का है, दोनों का है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो ल्यूमेन अगर मात्रक बात करें तो, लेकिन मेरे को अभी ये ल्यूमेन मान लिया याद ना हो, लेकिन एक ही चीज मेरे को याद है कि मैंने 7 जो मात्रक पढ़े थे ना, उसमें मेरे को ज्योति तीव्रता याद है। ज्योति तीव्रता का क्या था? कैंडेला था। तो यहां पर 3 ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाते हैं, इनमें से कोई नहीं तो जवाब ही नहीं। मतलब उपरोक्त दोनों नहीं हो सकते, दोनों तो नहीं हो सकते, एक तो हमने काट ही दिया क्योंकि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। तो बचा कौन है? ज्योति फ्लक्स बचा, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या आ जाएगा? ल्यूमेन आ जाएगा। क्लियर है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। ये मात्रक जो हमने पढ़े थे, कितने मात्रक थे टोटल? कितने थे? 7 थे। कुल कितने मात्रक थे? 7 थे। लंबाई का मात्रक क्या बताया था आपको? लंबाई का मात्रक है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। समय का मात्रक है, समय का मात्रक क्या था? सेकंड था। उसके बाद तापमान, तापमान का मात्रक है केल्विन। क्या था भाई? केल्विन था। उसके बाद क्या बचता था? ज्योति तीव्रता। इसका भी अभी हमने पढ़ लिया, क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। और फिर लास्ट बचता है पदार्थ का परिणाम। तो इसको किस में मापा जाता है? मोल में। तो ये कुल कितने मात्रक थे? 7 थे। समझ में आया? इसके अलावा हमने 2 और किए थे पूरक मात्रक। क्या किए थे? 2 और किए थे पूरक मात्रक। समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का रेडियन, और घन कोण का स्ट्रेडियन। तो ये आपने आवाज नहीं भाई, रेडियन और स्ट्रेडियन, ये हमने 7 और 2 मात्रक पढ़े थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई भाई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय जो इकाई है वो कब से लागू हुई थी? ठीक है ना? तो कब से लागू हुई थी? 75 से, 68 से, 69 से, 1971 से। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 1971 अंतरराष्ट्रीय होगा। जो एसआई मात्रक की अगर मैं बात करूं तो कब से प्रचलित में आया था? 1971 से। अगला जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक है वो किसके द्वारा है? ठीक है ना? तो एंद्री तो नहीं है भाई, एंद्री से मापा जाता है प्रेक्टल, यानी कि मैग्नेटिक कुछ ऐसा मापा जाता है इससे। अगर मैं बात करता हूं रेडियो एक्टिवता तो ये मापा जाता है जीएम काउंटर से। ठीक है ना? गिगर मूलर काउंटर बोला जाता है। रेडियो एक्टिवता को अगर मापा जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों को अगर मापा जाता है तो किसके द्वारा मापा जाता है? जीएम काउंटर से। कैलोरीमीटर से मापी जाती है ऊष्मा। क्या मापी जाती है? ऊष्मा मापी जाती है। ठीक है ना? तो कौन सा भाई? जीएम काउंटर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 3600 जूल होता है ना?
वैसे तो आप 3600 जूल को याद रखते हो, लेकिन इसने 1 किलोवाट आवर की अगर बात की है तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मैं जो 1 किलोवाट आवर्स के बराबर हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और जूल में मापा क्या जाता है, जूल में क्या मापा जाता है, कार्य और ऊर्जा को। कार्य और ऊर्जा को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। कार्य और जूल को किस में मापा जाता है, कार्य और ऊर्जा को जूल में। किस किस को समझ में आ रहा है? कोई भी हाथ उठा के बता सकता है कि मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ भाई, पीछे सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल 100% क्लियर है? शाबाश। अगला जो क्वेश्चन है भाई, न्यूटन के, अभी ये बताइएगा, न्यूटन के नियम कितने हैं? 3 है। न्यूटन के कितने नियम हैं? 3 नियम है। गति के नियम बोला जाता है, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? गति के नियम बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं पहला नियम, पहले नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। दूसरे को बोला जाता है संवेग का नियम, ठीक है ना? संवेग संरक्षण का नियम या संवेग का नियम। अब यहां पर प्रश्न क्या है, एक होता है क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है ना? क्रिया और प्रतिक्रिया। उसके बाद अगर बात करते हैं न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई चीज अगर मोशन में है, मतलब गति में है, वो नहीं रुकेगी कब तक, जब तक उस पर भारी कोई बल न लगाया जाए। और कोई चीज अगर वो रुकी हुई है तो वो चलेगी नहीं कब तक, जब तक भारी बल न लगा जाए। न्यूटन का पहला नियम ये बोलता है कि कोई चीज चलती ही रहेगी और कोई चीज रुकी ही रहेगी जब तक उनके ऊपर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए, ठीक है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है और इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम बोला जाता है। क्लियर है? जड़त्व के नियम से संबंधित आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गाड़ी में खड़े हो और गाड़ी में खड़े हुए किसी ने ब्रेक लगा दिया तो आप कहां जाके गिरोगे? आगे जाके गिरोगे। इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी के अंदर जो ब्रेक लगा है, आपका जो नीचे का हिस्सा है वो तो रुक गया, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो अभी किस में है? मोशन में है। समझ में आया? नीचे वाली ने तो जड़त्व प्राप्त कर लिया, लेकिन ऊपर वाली अभी तक जड़त्व प्राप्त नहीं कर पाई है। दूसरा, गाड़ी में खड़े हो लेकिन एकदम से अगर गाड़ी आगे चलने लगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पांव के नीचे की बॉडी है, कमर से नीचे की बॉडी, उसने गति प्राप्त कर ली, बट ऊपर का हिस्सा अभी भी किस में था? जड़त्व में था। इसलिए आप कहां पर गिरोगे? पीछे गिरोगे। दूसरा, जब डंडे से अगर चद्दर को ऐसे पीटा जाता है तो उसके जो धूल कण है वो कहां गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। धूल कण कहां गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। जब चद्दर को डंडे से पीटा जाता है तो आप पूछ सकते हो कि उस पर कौन सा न्यूटन का गति का नियम लगेगा, तो आप क्या कहोगे? समझ में आया? चलो अब आपसे पूछते हैं कि अगर मान लो आपने कई बार किसी पेड़ के फल तोड़े होंगे, लेकिन आप ऊपर तो नहीं चढ़ पाए, लेकिन नीचे से आपने उस पेड़ को हिला दिया, नीचे पकड़ के उसका तना पकड़ के आपने उस फल को हिला दिया, तो क्या फल गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। किसकी वजह से गिरते हैं? जड़त्व के कारण। आपने पेड़ की टहनियों को तो गति दे दी, लेकिन फल किस में थे? जड़त्व में थे। यहां फल था, पेड़ की टहनी गति में गई, फल कहां गया? नीचे आया। तो ये भी किसकी वजह से है? जड़त्व के नियम के कारण, ठीक है? एक प्रश्न ये पूछा जाता है आर्मी में कि साइकिल जो सवार होता है, साइकिल जो सवार होता है, साइकिल को चलाने से पहले ज्यादा फोर्स लगाता है, क्यों? जड़त्व पर विजय पाने के लिए। जड़त्व पर विजय पाने के लिए, जड़त्व पर विजय पाने के लिए उसका जो सही आंसर होगा जड़त्व पर विजय पाने के लिए करता है। भाई न्यूटन के पहले नियम से समझ जाना कि जो चीज रुकी हुई है, किसी भी चीज को, अगर किसी चीज के अंदर ज्यादा वजन होगा, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेट पर, वजन पर, द्रव्यमान पर। मान लिया एक अभी हमने जो गोला फेंकने वाला लेके आ रखे हैं और एक क्रिकेट बॉल होती है, कौन सी बॉल को अच्छे से हिला पाते हो आप? क्रिकेट बॉल को, क्योंकि उस गोले के अंदर क्या है? वेट जा है 28.6 केजी के आसपास उसके अंदर क्या है? वेट है। इतना ही होता है, 16.8 होता है। कितना? 7.26। तो अब किसके अंदर वेट जड़त्व ज्यादा होगा? गोले के अंदर। एक बैठा है, ये मान के चलिए छोटी सी बिल्ली बैठी है और एक हाथी बैठा है, तो किसके अंदर ज्यादा जड़त्व होगा? बिल्ली को तो पकड़ के इधर से इधर कर दोगे, लेकिन हाथी को कर दोगे? नहीं कर दोगे, तो इसके अंदर जड़त्व ज्यादा है। मतलब द्रव्यमान के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है।
किसके नियम की बात करने लग रहे हैं हम? जड़त्व नियम। नींद तो नहीं आ रही है तेरे को? नहीं, पीछे समझ में भी आ रहा है? तो भाई जड़त्व का नियम बोला जाता था। इसका जो प्रश्न का आंसर रहेगा न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला जाता है? ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम कहा जाता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन इसमें है भाई, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर संबंधित नहीं है? मतलब उस पर तीसरा नियम, अब मैं पहले आपको समझा देता हूं कि न्यूटन का तीसरा नियम है क्या। न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक अभिक्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी। कोई भी अभिक्रिया करोगे उसकी क्या होगी? एक प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया का मतलब है कि अगर मैंने आपको, मैं तो नहीं, लेकिन अगर कोई एक बच्चा आपको थप्पड़ मारता तो आप उसको मारोगे कि नहीं मारोगे? मतलब अभिक्रिया और प्रतिक्रिया। टायर पड़ा है गाड़ी का, उसके ऊपर आपने हथौड़ा मारा, वो आपके बिल्कुल मुंह के ऊपर आएगा, मतलब उसकी एक प्रतिक्रिया होने लग रही है। आप नाव के ऊपर हो, आप नाव के ऊपर हो, नाव पे से किनारे पे आने के लिए आपने क्या लगाई? जंप लगाई। जंप लगाने के लिए आपने नाव को कहां धकेला? पीछे की तरफ धकेला। और आपको नाव ने कहां धकेला? आगे की तरफ धकेला। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो एक अभिक्रिया करोगे उसकी एक प्रतिक्रिया पक्का होगी, ठीक है ना? एक अभिक्रिया पक्का मिलेगी। जब कोई बंदूक से गोली चलाता है अपने कंधे पे, तो बंदूक से गोली चलने का कारण यह है कि वो धक्का पीछे लगता है। इसका मतलब गोली आगे गई और प्रतिक्रिया पीछे हुई। लेकिन पूछने वाली बात यह है कि गोली तो जाती है बहुत दूर। देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर मैं अभिक्रिया करूंगा तो उसका उसके बराबर ही प्रतिक्रिया होगी। मतलब अगर गोली 10 मीटर दूर गई तो दूसरी चीज भी कितनी दूर जानी चाहिए? 10 मीटर। नाव अगर 2 फुट पीछे गई तो आप 2 फुट आगे। लेकिन बंदूक की गोली के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर भी। किसके ऊपर है? वेट के ऊपर। बंदूक से निकली हुई गोली जो है उसका वेट होता है कम, और जहां आपने जो आपके कंधे पे रखकर चलाई आपका वेट है ज्यादा। इसलिए आप बस एक हल्का सा झटका महसूस करोगे और बंदूक की गोली कहां जाएगी? आगे जाएगी। अगर आपने टैंक वैंक का गोला अगर अपने कंधे पे रख के चलाया ना, तो जितना गोला आगे नहीं जाएगा उतना पीछे आप भी चले जाओगे। समझ में आई बात? तो ये प्रतिक्रिया और अभिक्रिया। तो अभी आप ये बताइए न्यूटन के तीसरा नियम इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में क्या है? रॉकेट का आगे बढ़ना। क्या न्यूटन का नियम है? चलो, रॉकेट क्या करता है? पीछे धकेलता है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा पीछे डालता है कि रॉकेट कहां जाता है? आगे जाता है। उसके बाद है पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना। ये कोई मजे वाली बात नहीं है, ठीक है ना? बरस का टेढ़ा दिखाई देना क्या मतलब है? लेकिन ये अपवर्तन की वजह से है। किसकी वजह से है? ये अपवर्तन की वजह से हमने पढ़ा रखा है कि सिक्के का मुड़ा ऊपर उठा दिखाई देना, छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सूरज का दिखाई देना, ये सब किसकी वजह से है? अपवर्तन की वजह से। यहां पर क्वेश्चन है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। इनमें भी न्यूटन का एक नियम लगता है। बाकी ये इसमें पूछा तो ये है कि तृतीय नियम से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर ये मैं बात करूं तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना का मतलब न्यूटन के दूसरे नियम पर भी आधारित है। कैसे है? क्योंकि मान लो एकदम से मोमेंटम का 0 हो जाना न्यूटन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। मान लो आप ऊंचाई से कूदने लग रहे हो, आप जमीन पे तो कूदे तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन सपोज दैट आप एक स्प्रिंग वाला कोई नीचे, जैसे जंपिंग जो होता है उसके ऊपर कूदे तो चोट लगेगी क्या? उस पर कूदे तो चोट इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हुई है। क्या हुई है? धीरे धीरे कम हुई है। जैसे क्रिकेटर है, एक बॉल को पकड़ने से पहले हाथ को क्या करता है? पीछे की तरफ करता है। क्यों करता है? झटका ना लगे। वो उसकी स्पीड को क्या करता है? धीरे धीरे कम करता है। तो न्यूटन का कौन सा नियम है? ये दूसरा नियम है। तीसरी बार लास्ट का क्या है? बंदूक से गोली छोड़ने पर समय पीछे क्यों झटका लगना? ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा। तो बाकी हम फिर भी इस चीज को मान सकते हैं, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाता न्यूटन के किसी भी नियम से, ठीक है ना? किसी भी नियम से। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अपना ऑप्शन जो बी है वो क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है भाई, थर्म किसकी यूनिट है? यूनिटी है का मतलब यूनिट है। थर्म में क्या मापा जाता है? तो थर्म में ऊष्मा को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ऊष्मा को। भाई शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? प्रकाश जो है वो मापा जाता है दूरी। प्रकाश से दूरी मापी जाती है। जैसे प्रकाश के मात्रक क्या क्या है? पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, और क्या था? खगोलीय दूरी। क्या था?
खगोलीय दूरी। और उसके बाद अगर बात करें तो एंगस्ट्रॉम, क्या था? एंगस्ट्रॉम। ये सभी किसके मात्रक थे? दूरी के मात्रक थे। किसके मात्रक थे? दूरी के मात्रक थे। प्रकाश का तो मात्रक हम हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम मापते हैं कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस चीज में मापते हैं? इन सभी में मापते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की मापी जा सकती है तरंग दैर्घ्यता। प्रकाश की क्या मापी जा सकती है? तरंग दैर्घ्यता। और वो किससे मापी जा सकती है? एंगस्ट्रॉम से। प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता मापी जा सकती है, वो भी किससे मापी जा सकती है? एंगस्ट्रॉम से मापी जाती है। तो यहां पर बचा कौन? उष्मा। उष्मा का एक अन्य मात्रक है, सीजीएस आईएसआई छोड़ छाड़ के, तो वो कौन सा मात्रक है? थर्म है। क्या है? थर्म है। रह जाएगा याद है? अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका? तो एनीमोमीटर पवन वेग मापने के काम आता है। क्या मापने का काम आता है? तो ऑप्शन ए में था पानी के बहाव की गति, तो इसका तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या होगा? वो पवन वेग होगा। अब बात करते हैं चार ऑप्शन के साथ। स्पीड ऑफ वाटर, पानी का बहाव को मापा जाता है वेंचुरीमीटर। किससे मापा जाता है? वेंचुरीमीटर। पानी के बहाव की गति को मापना किसी पाइप के अंदर, तो वो किससे मापी जाती है? वेंचुरीमीटर से। पवन वेग आपने बता दिया किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, तो अभी आपने किया था किससे? भाई इसमें प्रश्न देखो क्या है, प्रकाश की तीव्रता पूछा, इसने प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्यता नहीं पूछा। तीव्रता तो आपने पढ़ाई था यार, कैंडेला ज्योति तीव्रता वही तो थी, प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता। उसके बाद डेप्थ ऑफ द वाटर में क्या मापा जाता है? फेथोमीटर। क्या मापा जाता है? फेथोमीटर से क्या मापा जाता है? पानी की गहराई। समझ में आया? ऑप्शन ए वेंचुरीमीटर, बी आपका एनीमोमीटर, सी में आपने माप लिया कैंडेला, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो फेथोमीटर से। और पानी की गहराई मापी किस में जाती है? मात्रक क्या है? फेथम में। किस में मापी जाती है? फेथम में मापी जाती है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं, तो सुनिएगा। वर्क और जूल सही मैच है। ये तो जूल जो कार्य का मात्रक है वो जूल ही है। मास किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, यह बात भी सही है। फोर्स न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन ही है, यह बात भी सही है। तो फिर ऑप्शन डी बचा। इसका मतलब प्रेशर जो है वो डाइन गलत मैच हो रखा है। क्या हो रखा है? गलत मैच। प्रेशर जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? पास्कल में। किस में मापा जाता है? पास्कल में। किसमें भाई? पास्कल में। क्लियर है? तो फिर डाइन में क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? किसका? कार्य का। सीजीएस। कार्य का या बल का? बल का, ठीक है ना। किसका भाई? बल का, ठीक है ना। बल का सही मात्रा सीजीएस मात्रा क्या है? डाइन है बस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? एक बल होता है अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है घर्षण बल। पहले तो आप समझिएगा कि ये होते क्या है। अभिकेंद्रीय बल का मतलब है जो केंद्र की तरफ लगे। किसकी तरफ लगे? मतलब मौत का कुआं देखा है, गाड़ियां घूमती हैं, उसके अंदर जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लग रहे हैं, किस बल के कारण लगाने लग रहे हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण। झूला होता है, झूला जैसे बड़े बड़े साइकिल टाइप झूले नहीं होते, उनके अंदर भी कौन सा बल लगा होता है? अभिकेंद्रीय बल लगा होता है। लेकिन एक झूला एक अलग टाइप का आता है जिसमें बाहर की तरफ मतलब घुमाते हैं ना, जैसे कोई चीज चलाते हैं तो एकदम से वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो वहां पर दूसरा लगता है, तो ये अभिकेंद्रीय। अब मैं बात करता हूं दूध के मथने पर क्रीम का अलग हो जाना, तो दूध के पार्टिकल दूर चले जाते हैं, क्रीम पास आ जाती है, तो ये कौन सा बल है भाई? अपकेंद्रीय बल है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। समझे? दो प्रकार का बल है, अभिकेंद्रीय केंद्र की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है पृथ्वी जो चीजों को अपनी तरफ खींचने लग रही है वो किस बल की वजह से है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और घर्षण बल की वजह से हम चल पा रहे हैं। घर्षण बल की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? चल पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर यहां पर अगर मैं ऑयल इस सरफेस पे ऑयल डाल दूं तो आप क्या चल पाओगे? नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर घर्षण क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? गाड़ियां भी किस वजह से ब्रेक लगा पाती हैं, चल पाती हैं? घर्षण बल के द्वारा ही। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा भाई? अपकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन है बी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला,
मैं आपको पहले एक इक्वेशन लिख के दे देता हूं, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसने पूछा है कि बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? ये हुआ बल, ये क्या हुआ? बल, ये हुआ बल इक्वल है किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ए है भाई। ये जो है मास और एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। अब ये द्रव्यमान क्या होता है? किसी चीज के अंदर वेट, और एक्सेलरेशन होता है उस चीज का भागना, ठीक है ना। तो जितना मतलब मास और ये अगर ज्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन होगा। अगर मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा? कि हमने इतना बल उस पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो बल किसके बराबर है? द्रव्यमान और त्वरण के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है भाई? कट तो नहीं रहा? देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक चीज लिखी हुई है, पढ़िएगा क्या है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में स्थित होता है। अभी पहले ये सुन लो इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। मशीनें दो या तीन टाइप की होती हैं, ठीक है ना। एक पहली क्लास एक टाइप की मशीन, दूसरा टाइप मतलब लीवर की बात करें, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड मतलब जैसे कई बार आपने पानी वानी की अगर कोई रस्सी से खींच के देखा हो, कुएं के ऊपर लगी होती है, एक व्हील लगा होता है, एक तो वो एक मशीन का काम करती है। और कुछ होते हैं जिसको हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक बोलते हैं, ठीक है ना। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसमें होता क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कैंची बोलता हूं, एक तो आप कैंची के बारे में सोचना, ठीक है ना। उसके बाद आप सोचना कि बाहर ढोने की मशीन, बाहर ढोने की मशीन, या फिर नींबू का रस निकालने की मशीन, नींबू का रस निकालने की मशीन, दूसरी चीज की मतलब आपके दिमाग में लेके आना ये मशीनें। और तीसरी अगर मैं बात करता हूं चिमटा। अब सुनो इन तीनों के बारे में क्या होता है। प्रथम श्रेणी वाले में आप लोग क्या करते हो, जैसे कैंची है, कैंची कहां से जुड़ी हुई होती है? बीच में से। एक तरफ आप हाथ से जोर लगाते हो और दूसरी तरफ आपका कटता, मतलब कपड़ा वगैरह है वो कटता है। क्लियर? क्या नींबू निचोड़ने की मशीन में भी सेम काम होता है क्या? बीच में से जुड़ी हुई होती है। वो कहां से जुड़ी हुई होती है? आगे से जुड़ी होती है। और एक साइड आप फोर्स लगा रहे हो, जो काम होने लग रहा है वो अभी बीच में से होने लग रहा है। काम किसमें होने लग रहा है? बीच में से। और चिमटा, चिमटा क्या बीच में से जुड़ा होता है? एक साइड से। और जब आप उसके ऊपर बल लगाते हो, वो क्या साइडों में लगाते हो कि बीच में लगाते हो? तो ये तीन प्रकार की मशीनें होती हैं। कितने प्रकार की? तीन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम श्रेणी की मशीन है, कौन सी द्वितीय श्रेणी की मशीन है, कौन सी तृतीय श्रेणी की मशीन है। अब समझिएगा क्या है। अगर मैं प्रथम श्रेणी की बात करता हूं, प्रथम श्रेणी में क्या होता है? पहले तो इस मशीनों में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो होता है आलम्ब। क्या होता है? आलम्ब। एक होता है बार, एक क्या होता है? और एक होता है आयास। एक क्या होता है? आयास। ये तीन चीजें होती हैं। मैं उस कैंची को पिक्चराइज कर रहा हूं। अगर आप लोग ये कैंची मानोगे तो इसको मान लोगे क्या? चलो मान लिया ये कैंची है, ठीक है ना। चलो हल्की बनी है, बाकी है कैंची। अगर बात करें इसकी तो इसको बोलते हैं आलम्ब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयास। क्या बोलते हैं? और यहां पर जो काम होने लग रहा है वो क्या होता है? बार। अब आप इस तीन शब्दों को समझ लीजिएगा अच्छे से। आलम्ब किसको बोला जाता है? जहां से जुड़ा होता है, जहां से जुड़ा होता है। आयास और लोड, आयास जो आप लोग जोर लगाते हो, और लोड वो जहां से वो मशीन आपके लोड लगाने के बाद काम करने लग रही है। अब ये बताइएगा यहां पर प्रश्न क्या पूछा है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या बीच में होता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या बीच में होता है? आलम्ब बीच में होता है। क्या बीच में होता है? आलम्ब बीच में होता है। भाई प्रथम श्रेणी की मशीन कैंची है, मैं आपको बता दिया कि कैंची जो है वो प्रथम श्रेणी की मशीन है, तो इसमें बीच में क्या होता है? आलम्ब। पूछा जाएगा तो बीच से ही पूछा जाएगा, क्योंकि बार और रोड तो साइडों में हो सकते हैं। अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन कर दूं साफ एक बार इसको। अगर मैं यहीं पर साफ करूं तो मैं अभी पूछता हूं द्वितीय श्रेणी की मशीन। द्वितीय श्रेणी की मशीन, अब मैं नींबू जो मतलब वो करते हैं ना, उसका स्रोता है ये, यहां पर नींबू रखने का है। तो अब यहां क्या है? आलम्ब है। क्या है ये?
यहां पर क्या है, बार है। आपने अपना काम कहां पर लगाया, एक साइड में, तो इसको बोलते हैं आयास। पहली श्रेणी में कौन बीच में था, आलम था। दूसरी श्रेणी में कौन बीच में आ गया, बाहर। दूसरी श्रेणी में कौन बीच में आ गया, बाहर। और मैं यहीं पर आपको लिख के बता दे रहा हूं, जो तृतीय श्रेणी है वो है आपका चिमटा। क्या है, चिमटा। चिमटा जो होता है वो इस प्रकार होता है, समझ में आया। यहां है ये आलम, क्या है ये, यहां पर आपने यहां बीच में क्या लगाया, आयास, और यहां पर क्या लगाया, बाहर। लगाया क्या, वो तो अपने आप ही बाहर हो जाएगा, समझ में आया। तो ये 3 प्रकार की मशीन है भाई। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से वही बात है, वीडियो को रिकैप करके देख लेना, या दोबारा से आके इसका डाउट है पूछ लेना। क्लियर है। पहले प्रकार की मशीन में क्या बीच में होगा, आलम। दूसरी में बार, तीसरी में आयास। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा जो हाथ है, अगर मैं मेरे हाथ में कोई चीज उठाने लग रहा हूं तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक या मशीन हो जाएगी। मैंने यहां से लोड उठा रखा है, यहां मेरा हाथ जुड़ा हुआ है, और मैं जोर यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा, बीच में। मतलब जब फोर्स बीच में लगेगा तो कितनी श्रेणी की मशीन हो जाएगी, तीसरी श्रेणी की मशीन हो जाएगी। तो हाथ ही मेरा तृतीय श्रेणी का होगा। क्लियर है। तो आप थोड़ा अंदाजा लगा के इस चीज को करना। तो ये जो चीज लिखी हुई थी मैंने आपको ये समझा दी है, इसको आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, अब बता दो इसका क्या जवाब रहेगा। वेरी गुड भाई। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन ए है ये पहली श्रेणी का है, नहीं है। द्वितीय श्रेणी का है, दूसरी श्रेणी का उत्तोलक है। ये कौन सी श्रेणी का, नींबू निचोड़ने की मशीन। भाई बीच में क्या आने लग रहा है, बार आने लग रहा है। बीच में क्या आने लग रहा है, बार। जिसके बीच में आलम आए वो पहला, जिसके बीच में बाहर आए वो दूसरा, और जिसके बीच में आयस लगाया जाए वो तीसरा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा भाई द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितना होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर है -9। 10 की पावर है -9। क्लियर है। 10 की पावर -9 क्या है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। क्लियर है। उसी के बाद अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा की उदाहरण है। अब आप लोगों को यह नहीं पता होगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती क्या है। रुकी हुई चीजों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, स्थितिज। भाई कोई चीज स्थित है, स्थित है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और जो चीज कोई चलने लग रही है उसके अंदर कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। अगर अब हम यहां पर बात करते हैं कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। देखो, बांध बनाकर पानी जमा किया गया है, तो सोच के देखिएगा कि बांध अगर टूट गया तो क्या वो पानी एकदम से अपनी पूरी पावर के साथ नहीं आएगा। मतलब वो रुका हुआ जरूर है लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। तो मतलब ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो गया। उसके बाद में घड़ी में संचित ऊर्जा। घड़ी में अगर मैंने चाबी भर के छोड़ दी तो अब वो धीरे धीरे चलेगी, लेकिन मैंने जब तक उसमें चाबी भरी है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तनी हुई स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा, मैंने किसी स्प्रिंग को ऐसे खींच के रखा है, छोड़ते ही वो अपने पास आएगा, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। और सुटेबल यानी कि उपयुक्त, और तो मतलब सभी के अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा। टैंक का गोला, साइकिल का दौड़ना, गाड़ी का दौड़ना, कौन सी एनर्जी है सभी के अंदर, गतिज ऊर्जा। क्योंकि ये सभी चीजें क्या होने लग रही हैं, चलने लग रही। समझ में आया। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का उदाहरण है ये था भाई। उसके बाद अगर बात करते हैं 1 हॉर्स पावर में कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए, बी, सी। तो ऑप्शन है सी, 740 वाट हो जाता है 1 एचपी में। 1 एचपी में कितना हो जाता है, 740 वाट हो जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ तो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका भाई कंप्लीट हुए, समझ में आए। अभी ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो ऑप्शन के साथ साथ आपको जो एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, तो कृपया करके उस एक्सप्लेनेशन के जो साथ जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रकार अपनी जो है एमसीक्यू की क्लास चलती रहेंगी, टॉपिक वाइज भी क्लास होगी, जीके की भी क्लास होंगी। तो वो सारी किस पे होंगी भाई, चैनल है एज यू थॉट्स। कौन सा है, एज यू थॉट्स। और उसी के साथ आप लोगों को एक और खुशी की बात बता दी जाए, जो सेंटर जहां पर हम अभी जो पढ़ने लग रहे हैं, क्या नाम है, सोल्जर। ठीक है ना। क्या नाम है भाई, सोल्जर ट्रेनिंग सेंटर। सोल्जर ट्रेनिंग सेंटर पर ऑफलाइन बैच भी क्या हुआ है, चला हुआ है। और जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, क्या नंबर है भाई,
954551 तो ये आपका नंबर रहेगा। और इसी प्रकार मजे से क्लास पढ़ने के लिए और अच्छी समझ के साथ, अच्छी सोच के साथ अच्छे एग्जाम को पास करने के लिए ज्वाइन करें सोल्जर ट्रेनिंग सेंटर और एजू थॉट्स। तब तक के लिए जय हिंद।